लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर चल रहे अहिंसक आंदोलन का हिंसक उपद्रव में बदल जाना गहरी चिंता का विषय है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता से ठीक पहले इस तरह का उपद्रव बताता है कि कोई पक्ष ऐसा भी है जो समाधान नहीं चाहता। भाजपा कार्यालय, मुख्य चुनाव आयुक्त का दफ्तर व सीआरपीएफ की गाड़ी को जलाए जाने जैसी घटनाएं इस बात का संकेत है कि इसमें बाहरी या निहित स्वार्थी तत्व सक्रिय हो सकते हैं। हिंसा में 4 लोगों की मौत ने इस घटना की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। आंदोलन की अगुवाई करने वाले सोनम वांगचुक की छवि अब तक गांधीवादी पर्यावरण कार्यकर्ता की रही है। उनका यह कहना महत्वपूर्ण है कि हिंसा पर उतरे लोग इससे पहले कभी आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। यदि यह सच है तो पता लगाना चाहिए कि वे कौन थे व किसके इशारे पर आए। दूसरी ओर केंद्र सरकार का आरोप है कि वांगचुक के कुछ बयानों ने हालत को भड़काया। उन्होंने अरब स्प्रिंग और पड़ोसी देशों के जैन जी आंदोलनों का हवाला देकर उकसाया। सरकार को संदेह है कि वांगचुक की संस्था को विदेशों से अवैध धन मिल रहा है। इस संदेह की जांच जरूर होनी चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच शुरू कर चुकी है। किसी भी देश के लिए सीमावर्ती प्रदेशों का प्रबंधन हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। भारत को भी पंजाब, उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक असंतोष और हिंसा से जूझना पड़ा है। हालांकि पिछले दशकों में इन इलाकों में काफ़ी हद तक शांति स्थापित हुई है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों में बांटा गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस फैसले से लद्दाख के लोग खुश थे क्योंकि वे लंबे समय से जम्मू कश्मीर से अलग होने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने वादा किया था कि लद्दाख को ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा जिसके पास विधानसभा हो। 5 साल बाद भी विधानसभा गठित न होने से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी खलने लगी है। यही कारण है कि लेह के बौद्ध और करगिल के मुस्लिम, जो अक्सर किसी मुद्दे पर साथ नहीं आते, इस बार एकजुट दिखाई दे रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह आंदोलनकारियों से तुरंत संवाद करे, उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने के ठोस उपाय सुझाए और हिंसा की घटनाओं की पारदर्शी जांच करवाए। लोकतंत्र का रास्ता संवाद से ही निकलता है। आंदोलनकारियों को भी यह समझना होगा कि हिंसा से उनकी मांगों की विश्वसनीयता कमज़ोर होती है और समस्या और उलझती है। सरकार को भी यह संदेश देना होगा कि यह केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से नहीं बल्कि लद्दाख
के लोगों की भावनाओं को समझते हुए समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। लद्दाख के घटनाक्रम में यदि कोई विदेशी हस्तक्षेप भी हो तो उसे नाकाम करने का यही असरदार तरीका है। सितंबर की शुरुआत में चीन द्वारा अपनी परमाणु त्रयी और अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया, जिसके उत्तर में इस सप्ताह अमेरिका ने अटलांटिक महासागर में पनडुब्बी से 4 परमाणु सक्षम मिसाइलों का परीक्षण कर वैश्विक शक्ति संतुलन की गंभीरता को उजागर किया। परमाणु हथियारों को लेकर अब तक धारणा यही रही कि जिसके पास अधिक वार हेड होंगे उसकी सामरिक शक्ति उतनी ही मानी जाएगी, किंतु 21वीं सदी के जटिल भू राजनीतिक और तकनीकी परिदृश्य ने इस सोच को पलट दिया है। अब शक्ति का आकलन मात्र संख्या से नहीं बल्कि उस प्रणाली से होता है जो परमाणु हथियारों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करे। यदि किसी राष्ट्र के पास सैकड़ों बम हो परंतु उन्हें दागने के साधन अविश्वसनीय हो या प्रथम हमले में ही निष्क्रिय हो जाए तो वह शक्ति केवल भ्रम जाल बनकर रह जाती है। इसी सोच से परमाणु त्रयी की अवधारणा जन्म लेती है। भूमि, वायु और समुद्र आधारित वह प्रणाली जो सुनिश्चित करती है कि कोई भी राष्ट्र प्रथम परमाणु हमले के बाद भी जवाब देने में सक्षम रहे। भारत ने भी इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला, विशेषकर अग्नि 5, भारत की भूमि आधारित निवारण क्षमता की रीढ़ बन चुकी है, जिसने उसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का सशक्त आधार प्रदान किया है। वायु आधारित क्षमता में मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, जगुआर, राफेल जैसे विमानों के साथ ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइलों का युग आया है, जो हमारी वायुसेना को आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है। हालांकि पूरे विश्व में यह पक्ष आज भी कमज़ोर माना जाता है क्योंकि विमान प्रथम हमले झेलने में सबसे नाजुक होते हैं। स्वदेशी परमाणु चालित पनडुब्बी INS अरिहंत की नौसेना में तैनाती भारत के लिए एक ऐतिहासिक पड़ाव था, जिससे न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता मिली बल्कि समुद्र से प्रतिकार की क्षमता भी सुनिश्चित हुई। यह पनडुब्बी के 15 सागरिका 700 किमी और K4 SLBM 3500 किमी मिसाइलों से लैस है। इस दिशा में अगला कदम पिछले साल INS आरी घाट के रूप में सामने आया, जो भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। लेकिन उपलब्धियां ही अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकती। यदि भारत सच में सुनिश्चित सेकंड स्ट्राइक चाहता है तो अरिहंत और अरी घाट पर्याप्त नहीं है। संपूर्ण विराम।